everyone, I am Sarika Shokal, your biology educator at 100+ Academy. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. क्लियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज? बेसिकली आपका जो इम्प्रूवमेंट है उसका मतलब क्या होगा? इनहेंस. आप क्या करने वाले हैं? इनहेंस. एंड इन केस ऑफ योर फूड रिसोर्सेज, यानी आपके पास जो फूड रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? तो हमारे पास दो टाइप से रिसोर्सेज होते हैं. एक आपके प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं और दूसरे आपके एनिमल बेस्ड. तो प्लांट से आपको क्या क्या फूड रिसोर्सेज मिलते हैं? मेनली आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है. और आपके जो एनिमल्स है वहाँ से आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं? मेनली आपके पास मिल्क है, मीट है, एग है, ठीक है. तो हमें बेसिकली इम्प्रूवमेंट करनी है इन्हीं टाइप के रिसोर्सेज में. यानी जो प्लांट्स है, जो हमारी यील्ड आ रही है उसमें जो सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें दोनों को क्या करना है? इन्हेंस करना है. सिमिलरली आपके जो एनिमल बेस्ड जो फूड रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास मिल्क है, तो मिल्क का जो आपके पास जो लैक्टेशन जो क्वालिटी है, ठीक है, या फिर जो लैक्टेशन पीरियड है पर्टिकुलर आपका जो कोई भी एनिमल है, उनमें हम कैसे इन्हेंसमेंट ला सकते हैं, वही चीज़ें हमें किस में पढ़नी है? इस चैप्टर में. दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. सो पहले हम इंटरेस्टिंग पार्ट कवर करते हैं. बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं आज एनिमल रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट. तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है योर एनिमल हस्बेंड्री. व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, आपको क्या करना है? आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी मैनेजमेंट करनी है, वो भी पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ, सो दैट हमें क्या मिले? फूड मिले और जो डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो मिले. क्लियर? सो आप एनिमल हस्बेंड्री कैसे डिफाइन करेंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. क्लियर? चलिए, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड ही आपके पास एक टर्म आती है, दैट इज़ योर वाइट रेवोल्यूशन. ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन क्या था? एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था किसमें? इंडिया में. ठीक है, उसका मेन जो मोटिव था वो क्या था? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया, सो दैट आपका जो कंट्री है, हमारा जो कंट्री है, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए मिल्क प्रोडक्शन में कि हम एक्सपोर्ट करें, ना कि हमें इंपोर्ट करने की नीड हो. क्लियर? चलिए, एनिमल हस्बेंड्री में हमारे पास डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज होते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप की फार्मिंग करते हैं. तो आपके पास एक आती है कैटल फार्मिंग, फिर आपके पास होती है पोल्ट्री फार्मिंग, देन फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कैटल फार्मिंग. ठीक है, कैटल फार्मिंग आपकी जो है उसमें बेसिकली आपके पास डिफरेंट पर्पस होते हैं, डिफरेंट आपकी ब्रीड्स होती हैं और डिफरेंट आपकी नीड्स होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कैटल फार्मिंग के लिए पर्पस क्या है कि आप जो कैटल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट कर ही क्यों रहे? तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है? पर्पस. ठीक है, आप कैटल्स को क्यों रेयर कर रहे हैं? मेनली आपको मिल्क चाहिए, या फिर जो फील्ड्स है उसमें आपको फ्लोइंग के लिए यूज़ करने हैं वो, और आपका ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर? तो आप इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपके जो कैटल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए आपका पर्पस फुलफिल हो सकता है. उसके बाद हमारे पास आती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैटल्स. ठीक है, मेन आपके पास जो कैटल है, वन इज़ योर काव एंड वन इज़ योर बफेलो. ठीक है, ये ब्रैकेट में कुछ अजीब सी चीज़ नहीं लिखी है, कहीं सोच के डर जाओ. ये क्या है? साइंटिफिक नेम. काव जो है उसका आपके पास साइंटिफिक नेम क्या है? बोस इंडिकस. और जो बफेलो है उसका बोस ब्यूबेलिस. ठीक है, अच्छा ये देखो, ये जो जिस तरीके से ये नेम मेंशन है ना, आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, जैसे कि बोस देन इंडिकस. इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. जो आपके पास जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो ये जो फर्स्ट आपका जो वर्ड है ये आपका क्या होगा? कैपिटल. ठीक है, और जो सेकंड आपके पास जो वर्ड है उसमें ये जो लेटर होगा ये क्या होगा? स्मॉल. दूसरी चीज़, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो आप दोनों जो नेम है उनको सेपरेटली क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. क्लियर? तो बोस इंडिकस फॉर काउ एंड बोस ब्यूबेलिस फॉर बफेलो. क्लियर? उसके बाद हमारे पास ये जो नीड्स हैं, ठीक है, गेटिंग मिल्क एंड फ्लोइंग फील्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डोमेस्टिक एनिमल दो तरीके के हो सकते हैं. वन इज़ योर मिल्च एनिमल्स एंड वन इज़ योर ड्रॉट एनिमल्स. ठीक है, मिल्च से याद रखेंगे मिल्क. ठीक है,
तो जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर मिल्क एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें आपकी सारी कौन होंगी, फीमेल, क्लियर। दूसरे आपके पास जो एनिमल्स हैं वो मेनली कौन से हैं, ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। ये वो एनिमल्स हैं जिनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली मिल्क एंड आपका जितना भी जो एग्रीकल्चर वर्क है उसके लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन भी और जो फ्लोइंग है वो भी, ठीक है। तो इसमें आपके पास मेल एंड फीमेल दोनों आएंगे, गॉट इट। चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, दैट इज़ योर लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। देखो आपकी कोई काव है, बफेलो है, उन्होंने क्या किया, यंग वन को ब्रॉड कर लिया है, ठीक है, बॉर्न हो गया है, उसके बाद वो क्या करेंगी, मिल्क प्रोडक्शन करने वाली है, ठीक है। वो टाइम ड्यूरेशन जब उस यंग वन का बर्थ हुआ है, ठीक है, उसके बाद तक जब तक उसकी डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइम तक वो क्या करने वाली है, मदर मिल्क प्रोड्यूस करने वाली है। तो वो ड्यूरेशन जब तक वो मदर मिल्क प्रोड्यूस करने वाली है अप टू नेक्स्ट प्रेगनेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन पीरियड, गॉट इट। नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले और जो आपका जो यंग वन है उसका बर्थ हो चुका है, उसके बीच में जब तक मदर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उस ड्यूरेशन को हम क्या बोल देंगे, लैक्टेशन पीरियड, क्लियर। चलिए अब आपके पर्पस फुलफिल हो गए हैं, तो आपको अब क्या करनी है, आपकी जो कैटल्स हैं उनकी केयर करनी है। तो उसमें आपके पास मेनली दो चीज़ रहेंगी, एक आपकी क्लीनलीनेस और दूसरा आपका फूड, ठीक है। तो आपके पास कैसे शेल्टर होने चाहिए, मेनली रूफ्ड शेल्टर होने चाहिए जिसमें आपके पास अच्छा खासा वेंटिलेशन हो, सो दैट आपकी जो कैटल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी जो एक्सटर्नल नेचुरल कैलामिटी होती है उससे, ठीक है, जैसे कि रेन है, हीट है या कोल्ड है। उसके अलावा जो स्किन है उसके ऊपर रेगुलर ब्रशिंग होनी चाहिए सो दैट वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन ना हो, क्लियर। एंड स्लोपिंग फ्लोर, ठीक है, जितने भी आपके जो फ्लोर है ना वो कैसे होने चाहिए, स्लोपिंग होने चाहिए सो दैट वहाँ पे कोई भी वाटर लॉगिंग ना हो और जो एक्सक्रीटा है वो भी डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव आउट हो जाए, क्लियर। देन आपके पास आता है फूड। फूड में आपके पास सबसे मेन जो होना चाहिए दैट इज रफेस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है आपके पास फाइबर्स। उसके अलावा आपके पास क्या होने चाहिए, कंसनट्रेट्स, जिनमें आपके पास मेनली क्या होंगे, प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स के अलावा आपके पास डिफरेंट जो मिनरल्स हैं और जो वाइटामिन्स हैं वो भी जो नेसेसरी हैं उनकी डाइट के लिए, वो भी आप क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है डिजीज़, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हमने क्लीनिनेस का ध्यान नहीं रखा तो आपके पास जो कैटल हैं उनको क्या हो सकती है, डिफरेंट डिजीज़। अब जो डिजीज़ है वो आपकी बेसिकली दो तरीके से हो सकती हैं। अगर पैरासाइट आपका इंटरनल है तो इंटरनल डिजीज़ होगी, और अगर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल डिजीज़ होगी, ठीक है। अगर आपका एक्सटर्नल पैरासाइट है तो मेनली फिर क्या होगी, आपकी स्किन डिजीज़ होगी, और अगर इंटरनल पैरासाइट है तो फिर मेनली आपका क्या होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स, एंड जो आपने लीवर फ्लूक सुना होगा, लीवर फ्लूक वो आपका क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है, ठीक है। बाकी आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो ये सब आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हैं जो कैटल को हो सकती हैं, गॉट इट। सो नेक्स्ट वी हैव पोल्ट्री फार्मिंग। आई होप आपको कैटल फार्मिंग क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का हमारे पास मेन एक ही पर्पज़ होता है कि हमें उनसे क्या चाहिए होता है, एग्स एंड मीट, ठीक है। और एग्स एंड मीट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स, ठीक है। ब्रॉयलर्स आपके क्या होते हैं, जिनको हम ग्रो करते हैं फॉर मीट पर्पस, क्लियर। मीट पर्पस के लिए जो हम बर्ड्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, पोल्ट्री हम ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ योर ब्रॉयलर। और ये हम कब यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रॉयलर, 6 to 8 वीक्स आफ्टर देयर बर्थ, ठीक है। और लेयर्स, जैसे लेयर्स आपके नाम में ही ये क्या करेंगे, एग ले करेंगे, ठीक है, एग ले। तो इनका जो सेक्शुअल मैच्योरिटी है वो जैसे अटेन हो जाएगी फिर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग्स प्रोड्यूस करेंगे और फिर हम उनसे एग्स लेते रहेंगे, ठीक है। तो इनके लिए आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है दैट विल बी योर 20 वीक्स, क्लियर। और आपके पास जो ब्रॉयलर्स और जो लेयर्स है ना, हम मोस्टली इनकी क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं सो दैट आपके पास जो ब्रॉयलर्स हैं उनका साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। क्योंकि जो पोल्ट्री फार्मिंग है ना उसमें जो फीडिंग है वो काफ़ी क्या होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है। साइज़ छोटा रहेगा तो फूड रिसोर्सेज आपको कम प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ठीक है।
और आपके पास जो ब्रीडिंग है उसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है, जो क्वालिटी है वो अच्छी हो चिक्स की और नंबर भी क्या हो आपका ज़्यादा हो, मेंटेनेंस आपकी लो हो जाएगी, और ब्रीडिंग हम किस लिए कर रहे हैं, ड्वार्फ ब्रॉयलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास उनको फूड की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्लियर। और इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट है फीडिंग की वो रिड्यूस हो जाएगी 30%, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फिश प्रोडक्शन। पोल्ट्री फार्मिंग में इतना ही था, और मेनली आपका वहाँ से क्वेश्चन अगर आता भी है तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, मेनली आपका डिफरेंस बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, क्लियर। चलिए फिश प्रोडक्शन, ठीक है। फिश प्रोडक्शन का आपके पास पर्पस होता है सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट, क्लियर। चलिए आपके पास जो फिश प्रोडक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है, एक को हम बोलते हैं फिन फिश प्रोडक्शन या फिर ट्रू फिश प्रोडक्शन, एंड सेकंड इज योर अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। तो जो फिन या फिर ट्रू फिश है इसमें आपकी क्या होंगी, सारी की सारी जो बोनी फिशेस हैं और जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इनको हम क्या करते हैं, मेनली ग्रो कराते हैं, रियर कराते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास पॉम्फ्रेट है, ट्यूना है, ठीक है, केटला है, प्रॉन्स है, रोहू है, एटसेट्रा। और आपके पास जो अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आती है, शेल फिशेस, मेनली आपके क्या आते हैं, मोलस्क्स, ठीक है। अब मोलस्क आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। मोलस्क आपके क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो फिशेस हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए आपके पास टू टाइप के अप्रोचेज हैं, वन इज़ योर कैप्चरिंग एंड वन इज़ योर कल्चरिंग, ठीक है। कैप्चरिंग में आप क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना नेट यूज़ करते हैं और आप फिश को कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा आपके पास क्या होता है, कल्चरिंग, यानी आप डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज़ है उनका क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं अपने खुद के एंड से, क्लियर। और इस पर्टिकुलर कल्चरिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर, क्लियर। आपके पास दो तरीके से मोड हैं, वन इज़ योर कैप्चरिंग, कैप्चरिंग में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी वाटर बॉडी है वहाँ से डायरेक्टली आपने फिश को कैप्चर कर लिया, और जो कल्चरिंग है उसमें आप खुद से क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्लियर। और उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, एक्वा कल्चर, ठीक है। मैक्सिमम यील्ड हमारा लेना उसका अप्रोच रहता है। चलिए नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फिशिंग, ठीक है। देखो एक्वा कल्चर में एक स्पेसिफिक टर्म आपके पास आती है, मैरीकल्चर। मैरीकल्चर इज फॉर मरीन वाटर, ठीक है। जैसे आपके पास ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इनमें अगर आप क्या कर रहे हो, एक्वा कल्चर कर रहे हो, तो उसको हम एक्वा कल्चर ना बोल के क्या बोल देते हैं, मैरी कल्चर, ठीक है। अब मैरी कल्चर से ही आपके पास मरीन फिशिंग इंट्रोड्यूस होती है। मरीन फिशिंग एग्जैक्टली इन्हीं लोकेशन पे क्या होती है आपकी, हम करते हैं, ठीक है। यानी आपके जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, रिजर्वेयर्स हैं, ठीक है, इन सब में आपके पास क्या होती है, आपकी मरीन फिशिंग, ठीक है। मरीन फिशिंग में आपके पास वापस से पॉम्फ्रेट है, ट्यूना है, सार्डाइंस है, ठीक है, बॉम्बे डक है, ये सारी फिशेज हम क्या करते हैं, कल्टीवेट कराते हैं। और कुछ पर्टिकुलर हमारी जो कोस्टली फिशेज होती है, जैसे आपके पास ऑयस्टर्स है, ठीक है, न्यूलेट्स है, सी वीड है, और आपके जो प्रॉन्स हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस सी फूड है आपका प्रॉन्स। और आप इनको मतलब कैसे बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, या फिर आप देखते हैं कि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, तो वो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, बेसिकली आपकी जो सैटेलाइट्स है, ठीक है। जहाँ पे आपका फिश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे इको साउंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग मीन्स फ्रेश वाटर, ठीक है। आपकी जो फिशेज है वो कहाँ हम ग्रो करा रहे हैं, मेनली फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो इसमें आपके पास ब्रैकिश वाटर भी आ सकता है, और आपकी जो इशरीज हैं, इशरीज आपका क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। ये आप एक नई टर्म है जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। दो आपके जो इकोसिस्टम है उनके बीच में, और यहाँ पे न्यूट्रिशन काफ़ी हाई रहता है और पॉपुलेशन भी क्या होती है फिशेस की बहुत हाई रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्पोजिट फिश कल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, देखो कल्टीवेशन हमें करना है तो हम क्यों ना एक फ़िश का ना करके बहुत सारी जो फिशेज़ हैं, जो स्पीशी हैं, उनका कल्टीवेशन करें। तो बेसिकली 5 से 6 वैरायटी आप क्या कर रहे हो, एक ही पॉन्ड में कल्टीवेट कर रहे हो। इस पर्टिकुलर अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट कल्चर, ठीक है। और ये जितनी भी आपकी जो वैरायटीज़ होती है ना, उनको आप ऐसे सिलेक्ट करते हो कि वो एक भी चीज़ के लिए कंपटीशन नहीं कर रही हैं, ठीक है। अगर वो कंपटीशन करती हैं तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ही सर्वाइव कर पाएंगी और बाकी जो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है।
तो दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड, ठीक है। सबकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपके पास ऐसे डिफरेंट टाइप के फिशेज है, जैसे कैटला है, ये अपर पार्ट जो है वाटर का वहाँ फीड करती है। रोहू है, ये मिडिल पार्ट में फीड करेगी। और आपके पास जो मृगास हैं और जो कॉमन कार्प्स हैं, ये आपके कहाँ फीड करेंगी, बॉटम में, ठीक है। तो इनकी जो फीडिंग जो हैबिटेट है वो क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स ये जो तीनों आपकी जो फिशेज हैं वो एक ही जो आपका जो कल्चर है, जो एक्वेरियम है या फिर आपका जो पॉन्ड है, उसमें इजीली सर्वाइव कर सकती है और ग्रो भी करेंगी, फिर आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपकी मनी, ठीक है। देखो इसकी एडवांटेज क्या है, यील्ड आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कुछ फिशेस होती हैं ना आपकी, वो सीजनल ब्रीडर्स होती हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में ब्रीड करेगी, तो उसके अलावा बाकी जो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप क्या करेंगे, तो उस टाइम पे फिर आपको क्या होता है कि हार्मोनल्स जो स्टिमुलेशन है उनको यूज़ करना पड़ता है, और जो फिश की हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। बट ऑब्वियसली सबको यील्ड से मतलब होता है, तो वो हार्मोनल इंजेक्शंस और स्टिमुलेशन दे देते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से रिप्रोडक्शन का कोई स्पेसिफिक टाइम बचता नहीं है, थ्रू आउट द सीजन वो क्या करती है, ब्रीड करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वी हैव बी कीपिंग, ठीक है। देखो हमने कैटल फार्मिंग डन कर लिया, उसके बाद हमने पोल्ट्री फार्मिंग डन कर लिया, देन फिश प्रोडक्शन, एंड आज का हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इज़ योर बी कीपिंग, ठीक है। बी कीपिंग क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। मीन्स आपका जो बी कीपिंग है उसका क्या पर्पज़ है, हनी एंड वैक्स ऑब्टेन करना। क्लियर, ठीक है। तो आपके पास जो फार्मर्स होते हैं वो बी कीपिंग के लिए डिफरेंट सेटअप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उन सेटअप्स को, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एपायरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके नंबर ऑफ बी हाइव्स आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कराते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो हनी बीज है वो मैक्सिमम क्या करेंगी, पोलन और जो नेक्टर है उसको वहाँ पे कलेक्ट करेंगी, ठीक है। और फिर उससे वो क्या प्रोड्यूस करने वाली हैं, आपका हनी, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टाइप की क्या है, वेराइटीज़ हैं किसकी, हनी बी की। जैसे आपके पास है इपिस कैराना इंडिका, ठीक है, इसको इंडियन बी बोलते हैं। एक आपके पास डोरसाटा है, ठीक है, इसको रॉक बी बोलते हैं। दूसरी आपके पास फ्लोरल है, जिसको लिटिल बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, स्पीशी है, वैरायटी है किसकी, हनी बी की। उसके अलावा आपके पास एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी और है, मेलिफेरा, ठीक है, ये इटालियन वैरायटी है और हम इंडियन इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसका होता है, आपका मेनली हनी का, ठीक है। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो आपके पास मेलिफेरा है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी है उसके पास, रिप्रोड्यूस काफ़ी फास्टली करते हैं और ये स्टिंग बहुत लेस टाइम करती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत एफिशिएंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि वरना बहुत सारे ऐसे वहाँ पे फार्मर्स होते हैं, अगर हनी बी ने अपना स्टिंग यूज़ किया तो कई बार एलर्जी हो जाती है और वो एलर्जी इतनी सीवियर होती है कि फिर वो जो फार्मर होती है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ केस नहीं आ रहा है तो आपके लिए और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ये अपने बी हाइव में बहुत लंबे टाइम तक रहती है, और जितने लंबे टाइम तक आपकी हनी बी हाइव में रह रही है, यानी वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, आपका हनी प्रोड्यूस करेगी। क्लियर। चलिए व्हाट इज़ हनी। हनी आपके पास क्या है, एक डेंस स्वीट लिक्विड है जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, शुगर प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं, और ये आपके पास क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर। आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास बस एक लास्ट टर्म बचती है, दैट इज़ योर पाश्चरेज, ठीक है। पाश्चरेज आपके पास क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फॉर हनी बीज टू कलेक्ट पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो पाश्चरेज है ना, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत मैटर करती है किस चीज़ में, मेनली आपका जो हनी प्रोडक्शन है, ठीक है, हनी प्रोडक्शन। जितना अच्छा आपके पास क्या है, पाश्चरेज है, उतना ही अच्छा आपके पास क्या होने वाला है, हनी, ठीक है। इसीलिए आपके पास जो हनी की जो कश्मीर की जो वैरायटी है ना, आमंड हनी, वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जो पोलन और जो नेक्टर है ना, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही हाई लेवल की है, ठीक है। तो
ये आपका क्या है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, हनी की क्वालिटी बेसिकली योर पास्चरेज। तो आज हमने पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट इन एनिमल रिसोर्सेज, एनिमल फूड रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।